नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों नमस्कार। आज एक गंभीर मुद्दा है और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक पिता की पीड़ा भी है और एक पानी का दर्द भी है। अभी अभी इंदौर में जिस तरीके से दूषित पानी से 21 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी कई लोग भर्ती भी हैं। पानी बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए और पानी के लिए ही युद्ध होना है। ये बात भी कई बार बोली जा चुकी है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन अभी आप ये समझिए, पानी खत्म होने से नहीं होगा, ये पानी दूषित होने से भी युद्ध हो सकता है। एक अलग तरह का बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और आपको बीमार कर देता है। हमारे साथ हैं रोहित यादव जी। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। महात्मा रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी। रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के आप संस्थापक हैं। रोहित भाई, पानी को लेके जो बात अभी हमने कही, जिस तरीके से आज हम जबलपुर में हैं, जबलपुर में भी पानी की स्थिति लगभग वही है। नाले नालियों से होते हुए पानी जा रहा है। और वो किस्सा जो जो आपके बारे में हम जानना चाहते हैं, एक पिता के तौर पे आपने अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेके किस तरह से पानी के लिए संघर्ष किया था? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी सतह पर तैर रही है प्रदेश स्तर में या देश स्तर में। इंदौर में जो हुआ है, मैंने एक पिता के तौर पे आज से लगभग लगभग 7 साल पहले इस चीज़ को भोगा है अपने घर में अपने बच्चे के साथ। वो कितना प्रताड़ित हुआ कि 2019 की सितंबर की बात है, जब बरसात खत्म होती है तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल जो है वो बारिश और उसके बाद आता है। मेरा बच्चा उस वक्त 5 वर्ष का था और उसकी तबीयत खराब होती है, उसे डिसेंट्री होती है, वोमिट और लूज मोशन होता है और इतना ज़्यादा होता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। पहली बार हॉस्पिटलाइज होता है, 5 दिन हॉस्पिटल में रहता है, ठीक होके आता है, पता चलता है कंटेमिनेटेड वाटर कहीं से चला गया होगा। हमने कैजुअली लिया और बॉइल्ड वाटर उसको पिलाना शुरू किया। लगभग लगभग 10 से 11 दिन बाद दोबारा उसको वो प्रॉब्लम होती है और इस बार बहुत सीवियर होती है। 30-40 उल्टियाँ हो जाती हैं, उसको लूज मोशन होते हैं और वोमिट और लूज मोशन में ब्लड आ जाता है। जबलपुर के डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल करते हैं, किसी तरह वो ठीक ठाक होता है। उसका वजन मात्र 5 साल की उम्र में 10 किलो बचता है। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय होता है एक पिता होने के नाते। और उसके बाद जब तीसरी बार ये स्थिति होती है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो मेरी जान पे बनाती है। मुझे समझ नहीं आता है कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। मैं उसे किसी तरह जबलपुर में ही ट्रीटमेंट कराता हूँ और वो जैसे थोड़ा ही ठीक लगता है तो मैं इमीडिएटली उसको नागपुर के डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। तो नागपुर के डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझसे कंसल्ट करते हैं कि आप उसको खिलाते क्या हैं। तो मैंने कहा, घर का भोजन है और पानी है, इतना छोटा बच्चा तो बाहर का कुछ खाएगा नहीं। तो उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट दिया था कि आप उसको नाली का कचरा खिला रहे हैं, क्योंकि इतना बुरा इन्फेक्शन खाने से तो नहीं हो सकता, चाहे आप उसको सड़ा ही खाना क्यों ना खिला दें, एक्सपायरी डेट की चीज़ें ही क्यों ना खिला दें। अगर ब्लड आ रहा है मतलब बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, एंडोस्कोपी करके देखना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। उनने जब एक बात बोली कि आपके यहाँ आप नाली का कचरा खिला रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ कौंध गई कि नाली का कचरा या कचरे जैसा कुछ खाने में तो नहीं आ सकता है, विषाक्त पानी हो सकता है। तो मैंने प्रिकॉशन के तौर पे सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चे को बोला कि आप लोग शहर छोड़ के चले जाइए। मैंने उन्हें शहर से बाहर शिफ्ट किया और खुद इस खोज में लगा कि ये समस्या कहाँ है। तो पहली बार ऐसा हुआ, मुझे लगता है मध्य प्रदेश का तो मैं गारंटी कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में भी कहीं हुआ, कि मैंने अपने घर के पानी के सैंपल को पीडब्ल्यूडी की लैब जो मेरे रहवासी क्षेत्र शांति नगर के पास थी वहाँ पे जाके चेक करने के लिए दिया। और उसमें ये फाइंड आउट करने के लिए उनको कहा कि इसमें क्या क्या हार्ड कंटेमिनेशन है और क्या सॉफ्ट कंटेमिनेशन है और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तो खोजी मेरी प्रवृत्ति थी कि मैंने कहा इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं भोजन में तो गड़बड़ हो नहीं सकती है क्योंकि वो सब लोग जगह आ रहा है। तो जब उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, आप सुन के दंग रह जाएंगे। पहली बार मुझे जो पता चला कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है और उसकी परमिसिबल लिमिट क्या होती है। 2 बैक्टीरिया के बारे में विशेष जोर दिया गया। एक था ई थर्मो, उसकी खासियत यह होती है कि वो गर्म करने या उबालने पे भी पानी में मृत नहीं होता। दूसरा ई कोलाई, ई कोलाई की खासियत ये होती है कि वो बिना ऑक्सीजन वाली जगह में पनपता है, तो या तो वो नाली के अंदर पनप सकता है या अगर वहां से डायरेक्ट वो आपकी आंतों में चला जाए, क्योंकि हमारे आंतों में ऑक्सीजन नहीं होती। वो 2 जगह है। अब उनकी परमिसिबल लिमिट होती है 0 और 10। मगर आप
हतप्रभ रह जाएंगे कि हमारे पीने के पानी में उनकी जो लिमिट पाई गई मेरे घर के पानी में, वो जिसकी 0 होना चाहिए वो 223 थी, और जो ई थर्मो की लिमिट 10 होना चाहिए थी, वो मेरे यहाँ पे 322 के आसपास पाई गई। मतलब आप समझो लगभग 30 गुना ज्यादा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा था। तो मैंने लोगों को अवेयर करने के लिए, मेरे पास समाधान नहीं था, मैं एक प्राइवेट नौकरी करके आया था, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने एक वीडियो, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकल यूज था, तो मैंने एक वीडियो बना के फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाला। उसमें वो रिपोर्ट डाली, वो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स डाली, और एक बात उसमें बोली कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, वो राज्य स्वास्थ्य मंत्री उस समय श्री शरद जैन जी थे, और जल प्रभारी श्रीराम शुक्ला जी थे। मैंने कहा यदि ये उन दोनों के क्षेत्र की स्थिति है तो पूरे जबलपुर का आलम क्या होगा, ये आप लोग विचार कर सकते हैं। ये वीडियो वायरल हो गया क्योंकि जन समस्या से जुड़ा था, और पूरा शहर कहीं ना कहीं पेट के इन्फेक्शन से परेशान था, और नागपुर को मंडी बना दिया है हमने, मेडिकल की मंडी हमने बनाया है पेट की तकलीफों को लेके। और उसकी जड़ जो है वो पानी है, भोजन नहीं है, ना हमारी लाइफ स्टाइल है जिसको हम लोग रोज दोष दे रहे हैं। जब वो वीडियो तैरा तो शासन प्रशासन को ये कान खड़े हुए, और हुआ ये कि उस दौर में मैं संघ के प्रचार विभाग सह प्रमुख को सहयोगी हुआ करता था उनका। तो ये तो एक बड़ी बात हो गई थी कि संघ से जुड़े हैं और सत्ता के खिलाफ आप बोल रहे हैं। देखिए, मैं 2014 तक तो नौकरी में था, और मोदी जी की जब सरकार बनी तो मैं बहुत प्रेरित था उनसे, और इस कदर प्रेरित था कि मैं नौकरी छोड़ के स्वयं सेवक बनने तैयार हो गया। ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी कि एक कॉरपोरेट का आदमी नौकरी छोड़ के आ जाए और फिर वो यहाँ आके संघ ज्वाइन करे। और मैं अब आपको तहे दिल से बता रहा हूं कि मैं वास्तव में चाहता था कि अब बहुत बड़ा बदलाव होगा, और मैं उस बदलाव का एक छोटा सा हिस्सा बन जाऊं, एक कण बराबर भी हो जाऊं, तो मेरे लिए मेरा जीवन सिद्ध माना जाएगा। मैं बड़ी उम्मीद के साथ मैंने संघ ज्वाइन किया, बहुत मेहनत करी वहां पे लगातार 2014 से लेके 19 के पहले तक। 4 सालों में कई बार मुझे बोला गया कि आप कोई जिम्मेदारी या कोई पद ले लें, मगर मैंने कहा मैं सेवक बन के काम करना चाहता हूं। मुझे कोई जिम्मेदारी, आप जो जिम्मेदारी देंगे बिना नेम प्लेट के दीजिए, मुझे कोई ऐसा स्थायी पद या ऐसे लालसा नहीं है, मैं सिर्फ सेवा के भाव से आया हूं। कभी ना मुझे चुनाव लड़ना है, ना मुझे कभी कोई पद चाहिए है, मैं इसकी लालसा भी नहीं रखता, आज भी नहीं रखता हूं। व्यक्तित्व निर्माण की बात होती है संघ में, तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हुआ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जन चेतना के विषय को उठाने के लिए जब मुझे संघ के अंदर लड़ना पड़ा अपने लोगों से, तब जरूर मेरे व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हुआ। कि मुझे समझ में आया कि पहले मुझे तो ये अंतर्द्वंद से लड़ना है, मैं जिनके सहारे होने आया था, मुझे तो इनको तो लगता है इनको भी सहारे की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वो सच के साथ खड़े होने तैयार नहीं थे। ये जब सारा मैंने शासन प्रशासन के खिलाफ जब ये वीडियो डाल दिया, तो मेरे ऊपर दबाव आना शुरू हुआ संघ से। आपको अगर ध्यान हो तो उस समय हमारी महापौर माननीय स्वाति गोडबोले जी हुआ करती थी, और वो इसके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार तो थी, नगर निगम प्रशासन का ही सारा कुछ काम हुआ करता था। तो उनके तरफ से मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया गया। जब मीडिया कर्मी आपके जैसे प्रबुद्ध जन वहां पहुंचे, तो बोल दिया गया कि ये जो व्यक्ति है, ये वास्तव में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहा तो है। क्या पार्षद की टिकट वगैरह मांगी थी क्या? मैं आज भी आपके सामने बैठा हूं, सारा शहर अब तो मेरे लिए परिचित है, आप लोग भी मेरे से सालों से परिचित है। क्या आपको कभी लगता है मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी रही? मैं तो आज भी सेवा करता हूं, महात्मा रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी बना के मैं तो सिर्फ गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, सच की लड़ाई लड़ने खड़ा हूं। संघ में रहते हुए गांधी को बचाए रखा अपने अपने भीतर, अपने जहन में। ये बात सही है कि ये हिम्मत गांधी से ही मिल सकती है कि आप जब चारों ओर से भी दमित हो रहे हो, चाहे वैचारिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, तो अकेले लड़ने की हिम्मत सिर्फ गांधी ही दे सकता है। कि आप चाहे ना हथियार से लड़ पाए, चाहे ना आप धन बल से लड़ पाए, ना जन बल से लड़ पाए, मगर गांधी का दिया विचार बल जो है, उसके आगे तो जब अंग्रेज जो नहीं टिक पाए, जिनके कभी सूरज नहीं ढलता था जिनकी सत्ता में, तो ये सब तो बहुत छोटी समस्याएं थी मेरे सामने। तो ये मैं कहूंगा कि मुझे गांधी ने अपने बल पे खड़े होने की हिम्मत जरूर दी। मैं उन्हें जितना भी पढ़ पाया, समझ पाया, देख तो नहीं पाया, बड़ा अफसोस रहेगा, मगर वो विचार था जो उसने विपरीत परिस्थितियों में आज भी मुझे खड़ा रखता है। जब मैं किसी सामाजिक मुद्दे पे लड़ने खड़ा होता हूं या किसी सामाजिक मुद्दे पे किसी का विरोध करने खड़ा होता हूं, तो मैं सिर्फ एक चीज ध्यान रखता हूं आज भी,
न पार्टी मायने रखती है, न विचारधारा। सच जहां खड़ा है, मैं उस तरफ खड़े होने को ही अपनी ड्यूटी मानता हूं। और ये मैंने गांधी से सीखा, और संघ में रह के बचा पाया, वो भी गांधी की वजह से। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से देखें, बात चली थी पानी से और आ गई गांधी तक। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में ये कहा जाए कि एक हाड़ मांस का पुतला अंग्रेजों से भिड़ गया और उसने जोर से आवाज भी दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहरहाल, बहुत लोग गांधी को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं, अतीत की घटनाओं को वर्तमान से जोड़ते हैं और जिस तरीके से राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए एक जवाब है कि जब भी कभी आप वैचारिक रूप से ऐसा समझें कि आप अकेले हैं, निस्सहाय हैं, तो शायद लाठी टेकता हुआ गांधी आपके भीतर जाग जाता है और सच के लिए आपको साहस देता है। रोहित को भी ऐसा ही साहस मिला। रोहित भाई, इस बारे में बात करते हुए हम ये कह रहे हैं, जिस तरीके से जबलपुर में आपने संघर्ष किया, एक अपने बेटे के लिए किया और फिर पूरे जबलपुर को जागरूक करने का प्रयास किया, आज इंदौर की जो घटना हुई है, उस घटना में भी अभी तक सरकार ने पानी के सैंपल की रिपोर्ट नहीं दी है। आपको क्या लग रहा है कि इंदौर के पार्षद से लेके महापौर से लेके वहां के जनप्रतिनिधि तक सब इन मौतों के लिए जवाबदेह हैं? देखिए, बार बार मैंने तब भी कहा था, आज से 7 साल पहले, कि मैं जिस जन जागरण के लिए निकला हूं, अगर लोग सचेत नहीं हुए, जवाबदारों से सवाल नहीं पूछा जो जवाबदेह हैं उसके लिए, तो ये कभी ना कभी बहुत बड़ी एक त्रासदी सामने आएगी, क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इंदौर में 4 इंजन की सरकार है, सरपंच से लेकर इस देश का प्रधानमंत्री तक उनका है। और आप इतने ज्यादा असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि वहां 6 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई है, और वहां के माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी, जो उस क्षेत्र से विधायक हैं, वो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि आप और मैं सार्वजनिक जीवन में उस शब्द को बोलने से बचते हैं। वो मीडिया के सामने उन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। 2 लाख रुपए आप किसी को मुआवजा दे रहे हैं मृत्यु का। 21 लोग मर चुके हैं। 2 लाख रुपए में जीवन में क्या उस व्यक्ति को वापस लाया जा सकता है? क्या उसकी संवेदनाओं को समझा जा सकता है? एक भी एक्शन आज तक पानी के सुधार पे नहीं लिया गया। तमाम आडंबर कर दिए गए, स्मार्ट सिटी बना दी जाएगी। इंदौर सिटी जो है वो पिछले 8 बार से स्वच्छता का सबसे नंबर 1 पे रह रही है पूरे भारत देश में। और आप सोचो, वहां पीने का साफ पानी नहीं है। कि मतलब ये बेसिक नीड है हमारी, पानी जैसी बेसिक नीड हमारे यहाँ, जिसको पुण्य का काम माना जाता है कि अगर आप किसी को पानी पिलाते हैं तो पुण्य का है। तो ये तो जिनकी जिम्मेदारी है पानी पिलाना, पानी उपलब्ध कराना जिनकी जिम्मेदारी है, प्रकृति ने हमको दिया। आप हमसे उस पर टैक्स ले रहे हो, हम आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं मांग रहे हैं। हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमने जो आपको टैक्स नगर निगम को भरा है, हमने आपको वोट दे के जिताया है, उसके बदले हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि कम से कम साफ पानी तो दें। मैं एक पिता होने के नाते वो दर्द बहुत करीब से महसूस किया है मैंने, कि जब आपके बच्चे की, आपके किसी परिजन की तबीयत खराब होती है, किसी बुजुर्ग की, और जो वो भय का माहौल होता, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आप हॉस्पिटल के अंदर जब होते हैं और आपका कोई परिजन आईसीयू में होता है या वो ऐसी स्थिति में होता है, तो जो अंदर से एक आदमी के जो डर पैदा होता है, उसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, और वो भी किसी और की गलती की वजह से, जिसके लिए वो परिवार जिम्मेदार भी नहीं है। आपको उस परिवार ने सब कुछ तो दिया है ना, आपको मान सम्मान वहां से मिल रहा, आपको पद वहां से मिल रहा, आपको टैक्स वहां से मिल रहा, आपके बड़े बड़े वादे आपने करे, स्वच्छता में नंबर 1 आ पाए, और उसके बाद क्या है? ढाक के 3 पात पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि एक घूंट पीने का पानी अगर आपको शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो इसकी जवाबदेही उन तमाम जनप्रतिनिधियों की होगी जो आपके क्षेत्र से चुने जाते हैं, जिन्हें आप मालाओं से लादते हैं, जिनके स्वागत में आप कालीने बिछा देते हैं, मंच पर उनके बड़े बड़े कसीदे कढ़े जाते हैं। ऐसे लोग जिम्मेदार होते हैं। आप एक बूंद पानी के लिए अगर इस तरीके से जागरूक नहीं होंगे, तो निश्चित है आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक बहुत बड़ा खतरा दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी सौंप रहे हैं जो कि कभी खत्म नहीं होगी। वो 2 वायरस जिनके नाम ई रोहित कोलाई भाई, और ई थर्मो। इकोलाइज और ईथर्मो, ई थर्मो
ये दो वायरस पानी में घुल जाएं और आपके शरीर के भीतर चले जाएं, तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति बनेगी, किस तरीके से जीवन बचा पाएंगे। ये आज की चर्चा केवल इसलिए नहीं है कि हमें किसी को दोष देना है, हम केवल चाहते हैं देश का हर व्यक्ति जागरूक हो अपने अधिकारों के लिए, अपनी उन सुविधाओं के लिए जो शासन से उसको मिली है। अगर एक सैंपल आप भी अपने पानी का, अपने घर आने वाले नल जल का जांच करा लेंगे, तो शायद आपको भी पता चलेगा कि आप किस तरह का पानी पी रहे हैं। आज जबलपुर में भी यही स्थिति है। आप देख रहे हैं जबलपुर भी स्मार्ट सिटी हो गई है। आप नौदरा ब्रिज से निकलें तो पानी का वाल्व नाले के भीतर है, और भी जगहों पे आप देखें। और हमारा जनप्रतिनिधि ये दावा कर रहा है कि जबलपुर में पानी शुद्ध है। आपको लगता है कि जबलपुर में ऐसी स्थितियां नहीं है? नाले के भीतर से पाइपलाइनें जा रही। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा हम सबको मिसकॉन्सेप्ट है कि हम स्मार्ट हो गए हैं। सच्चाई ये है, स्मार्ट सिटी के नाम पे सब जगह टाट में पैबंद लगाए गए हैं, किसी तरह उसे ढका गया है। अगर आप जहां भी स्मार्ट सिटी का काम हुआ है उन प्रोजेक्ट्स को उठा के देखिए, क्या उसके नीचे सीवर लाइंस को जो कवर किया गया है उसमें पाइपलाइंस को क्या बदल दिया गया है। नगर निगम से हर बार मेंटेनेंस के लिए हर साल इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला होता है कि नगर निगम की जो पानी की पाइपलाइन है उनकी रिपेयरिंग होगी, रिप्लेसमेंट होगा। मगर मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एक आरटीआई लगा लें और ज़मीनी हकीकत पे पहुंच जाएं, आपको एक भी पाइप, मुझे लगता है वो जब से पहली बार डला आज तक कभी बदला नहीं गया होगा, जिनसे पेयजलों की सप्लाई हमारे घरों में हो रही है। आपने बार बार एक बात कही कि स्मार्ट सिटी बन गई है, आपको आश्चर्य होगा, ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया गया। संसद में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है कि अब कोई भी स्मार्ट सिटी नहीं बनाई जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में 100 में से अगर एक भी स्मार्ट सिटी बनी हो तो ये आके दिखा दें कि हमने ये स्मार्ट सिटी बना दी है। जबलपुर तो बहुत छोटी जगह है। अच्छा रोहित भाई, संघ से अभी भी आपके रिश्ते जुड़े हैं कि नहीं? देखिए, संघ से मेरे रिश्ते कभी जुड़ नहीं पाए, मुझे लगा दिल से। मैं दिल से कभी स्वयं सेवक हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करी 4 साल, और आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंस बताता हूँ संघ का, क्यों मेरा मन वहां से फटा। ये किताबें आप अपने सामने देख रहे हैं, ये कुछ वहाँ की साहित्य की किताबें हैं। और प्रशांत जी जिनके साथ मैंने ये किताबों जिनने लिखी, उनके विमोचन पे हमेशा साथ रहता था साये की तरह। 4 साल तक मैंने उनकी भी सेवा करी, अब वो यहाँ नहीं है। तो एक बार ये इंसिडेंस हुआ, मुझे पता है कि वो ग्रेजुएट नहीं थे, और उसके बाद वो एक मंच पे मेरे साथ दमोह में थे, और वहाँ मंच से अनाउंस होता है कि डॉक्टर प्रशांत। जब वो मंच से उतर के आए, मेरे बगल में बैठे, जैसे आपसे मेरी चर्चा हो रही, तो मैंने पूछा कि भाई साहब, उन्होंने आपको डॉक्टर बुलाया, आप मंच में जाके खंडन करना था कि मैं डॉक्टरेट नहीं हूँ। अरे बोले, जहाँ जन भावनाएं हैं उनको आहत क्यों करना। पहली चीज, मेरा सत्य वहां पे मेरे आड़े आ गया कि यहाँ सत्य नहीं है। दूसरी बात, मुझे हमेशा बोला चाहता था समरसता के कार्यक्रमों में, मैं क्योंकि पिछड़े वर्ग से आता हूँ, समरसता के कार्यक्रमों में आप अपने समाज की बैठकों में जाइए, वहाँ समरसता का प्रचार करिए और लोगों को लेके आइए। और मैंने ऐसी कई बैठकें कराई भी, सभी समाज की कराई, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, सबके समाज के लिए मैंने काम किया। यहाँ पास करीबन कुंडम से लेकर के यहाँ दमोह तक ये पूरा क्षेत्र मेरा कार्य क्षेत्र में आता था, और मैंने बहुत गांव-गांव जाके स्कूलों में इस चीज़ का प्रचार किया। मैंने एक बार उनसे एक मूलभूत सवाल पूछ लिया कि आप जब एक बार ये बात कर रहे हैं कि समरसता होनी चाहिए, तो फिर ये अलग अलग समाजों की बैठक क्यों? पहली चीज़, ये जो समाज के जितने भी लोग आते हैं, इनको यहाँ जो दायित्व मिलते हैं आपके पास संघ में, मुझे एक बात बताइए, क्या इनके नामवर मुझे लिस्ट मिल सकती है कि ऊपर से नीचे तक जो भी दायित्व के पद हैं उनमें असली नाम, हम तो वहां पे सबको भाई साहब बोला करते थे, तो उनके नाम और सरनेम समेत मुझे एक लिस्ट दे दें, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो समरसता है वो सिर्फ बाहर है या संगठन में भी है ऊंचे पदों तक। तो जो जवाब मुझे उनकी तरफ से मिला वो बड़ा विचित्र था कि बोले इसकी क्या आवश्यकता, हमारे यहाँ सरनेम कोई नहीं देखता। तो मैंने कहा, जब नहीं देखता तो फिर ये अलग अलग समाजों की बैठक क्यों है? सबको सामूहिक बुलाइए, क्यों फिर अलग अलग जातिगत आप बोल रहे हो कि बुला लीजिए, आज इस समाज को, आज उस जात को, आज इसको जाके उस बैठक में पता करो क्या चर्चा चल रही है, वो क्या चाह रहे हैं। तो ये कुछ मूलभूत सवाल थे जहां मुझे लगा कथनी और करनी में अंतर था, तो मेरा मन मिल नहीं पा रहा था, वहां पे संतुष्ट नहीं हो पा रहा था मैं। तो ये एक कारण था कि मेरी धीरे धीरे उनसे दूरियां बढ़ती चली गई। और ये जो पानी वाला मुद्दा हुआ, जब मैं खड़ा हुआ सच के साथ, तो मुझे पता चला कि जिनको मैं अपना समझता था वो तो मेरे विरोधी निकले। उनका ये कहना था कि आप मौन रहें,
गलती अगर अपनों की है तो आप उंगली नहीं उठा सकते उस पर, चाहे फिर आप सच ही क्यों ना बोल रहे हो। तो सच बोलने की आज़ादी जहां ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी सीधी रीढ़ वाले व्यक्ति को वहां रुकना चाहिए। दोस्तों, रोहित यादव महात्मा फाउंडेशन एंड रिसर्च वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक हैं। तो निश्चित है, बहुत बड़ी बात है कि जो सच को नहीं सुनता है उसके साथ खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। और पानी का सच, पानी ने जब अपनी बात कह दी तब भी अगर कोई मुकर रहा है और उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे के केवल चुप हो जाने की बात कह रहा है, उससे बड़ा कृतज्ञ और उससे बड़ी मानवीय त्रासदी देने वाला और कोई नहीं हो सकता। आज इंदौर में सिसकियां ले रहे परिवार के लोगों की बात अगर मैं कह रहा हूं, तो मैं ये भी बता दूं कि जब ऐसे जागरूक युवा सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई पूरे तौर पर लड़ी जाती है और उसके परिणाम भी मिलते हैं। रोहित भाई, आपने चर्चा की नो न्यूज पर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मंच दिया, सच को सुनने की हिम्मत दिखाई और सच के साथ खड़े होने की आपकी जो क्षमता है, मैं उसको नमन करता हूँ। इस परिवेश में भी आप सच का साथ देने तैयार हैं, ये हमारे जैसों की हिम्मत बढ़ाता है। बहुत बहुत आभार।